हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना प्रथम अध्याय जो है भाषा और व्याकरण। बच्चों, प्राचीन काल में जब मानव जंगलों में रहता था तब उसे भाषा का ज्ञान नहीं था। वह पशु पक्षियों की भांति विभिन्न ध्वनियों द्वारा अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करता था। सभ्यता के विकास के साथ साथ उसे अपनी बात दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने के लिए तथा दूसरों की बात समझने के लिए एक उन्नत साधन की आवश्यकता अनुभव हुई, जिसके फलस्वरूप भाषा का जन्म हुआ। तो चलिए अब पढ़ें, भाषा किसे कहते हैं। भाषा को जानने के लिए चित्रों को माध्यम बनाते हैं। हमारे सामने दो चित्र दिए गए हैं। बच्चों, पहले चित्र में नेताजी बोलकर जनता को अपनी बात समझा रहे हैं, जबकि दूसरे चित्र में अध्यापक जी शाम पट पर लिखकर बच्चों को सवाल समझा रहे हैं। तो मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान की यह प्रक्रिया ही भाषा कहलाती है। अर्थात वह साधन जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर या लिखकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं भाषा के रूप की ओर। तो बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सबसे पहले जानेंगे हम मौखिक भाषा क्या है। भाषा का वह रूप जिसमें हम बोलकर दूसरों से अपनी बात कहते हैं तथा सुनकर दूसरों की बात समझते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। टेलीफोन पर बातें करना, दादी द्वारा कहानी सुनाना आदि क्या है, मौखिक भाषा के ही रूप हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा भाषा का वह रूप जिसमें पढ़कर हम दूसरों की बात समझते हैं तथा लिखकर दूसरों को अपनी बात समझाते हैं, लिखित भाषा कहलाता है। यह भाषा स्थायी होती है। इसमें ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। मित्रों को पत्रों द्वारा अपने विचारों और भावनाओं से अवगत कराना, ईमेल भेजना आदि लिखित भाषा के ही रूप हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं विभिन्न भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो बच्चों, विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे जर्मन, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, हिंदी आदि। लेकिन भारत विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसके राज्यों में भी अलग अलग भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। अतः भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो हैं हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, उर्दू, बांग्ला, असमी, ओडिया, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, कोंकणी, मराठी, संथाली, बोडो, मैथिली तथा मणिपुरी। इन भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी भी हमारे देश की प्रमुख भाषा है। आइए हिंदी भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएं जान लेते हैं। सबसे पहले विशेषता है हमारी हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। दूसरा, इसका व्याकरण अत्यंत सरल और प्रभावी है, अर्थात इस भाषा को बहुत आसानी से सीखा व समझा जा सकता है। तीसरा, इसका शब्द भंडार अत्यंत विशाल है, अर्थात इसके अंदर आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। और चौथा है, इसमें संस्कृत, देशज तथा विदेशी। विदेशी कौन सी भाषाएं हैं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच आदि। इन भाषाओं के लाखों शब्द समाहित हैं। समाहित यानी कि इनके अंदर आते हैं, अर्थात जब आप हिंदी भाषा पढ़ते हैं तो आप इन भाषाओं के भी शब्दों को इसके अंदर जानते हैं। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर 1949 में भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में भी स्वीकार किया गया। भारत के सबसे बड़े भूभाग पर बोले जाने के कारण इसका विश्व में तीसरा स्थान है। तो ये हमने जाना भाषा के विषय में। बच्चों, अभी हमने पढ़ा भाषा के विषय में, अब हम बढ़ते हैं लिपि की ओर। बच्चों, पहले भाषा बोली जाती थी, उसका लिखित रूप नहीं था, किंतु भाषा के महत्व को देखते हुए बोले जाने वाली ध्वनियों के लिए कुछ ध्वनि चिन्ह निश्चित किए गए, जिनकी सहायता से भाषा को लिखना संभव हो सका। अर्थात मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। भिन्न भिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपि में लिखी जाती हैं। जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है,
हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। उर्दू को फारसी, अंग्रेजी को रोमन और पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। ये थी लिपि। अब बढ़ेंगे हम बोली की ओर और जानेंगे ये बोली क्या है। तो बच्चों, बोली का अर्थ है भाषा का क्षेत्रीय स्थानीय रूप। जब कोई भाषा एक बड़े भूभाग में बोली जाती है तब क्षेत्रीय विशेषता के अनुसार उसके कई रूप विकसित हो जाते हैं। ये रूप मूल भाषा से थोड़ा हटकर होते हैं। भाषा के इस रूप को बोली कहते हैं। अर्थात किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। ब्रजभाषा, कुमाऊनी, खड़ी बोली, हरियाणवी, मेवाड़ी, कन्नौजी, गढ़वाली, बुंदेली, अवधी, मारवाड़ी, राजस्थानी, लद्दाखी आदि बोली के उदाहरण है। अब इसमें याद रखने वाली बात है, जब किसी बोली में साहित्य की रचना की जाने लगती है तो वह उपभाषा कहलाती है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी में श्री रामचरितमानस की रचना की तथा सूरदास ने ब्रज भाषा में सूरसागर की रचना की। अतः ये दोनों बोलियां होते हुए भी उपभाषाएं हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं व्याकरण की ओर और समझते हैं कि व्याकरण क्या है। बच्चों, कभी कभी बोलने, पढ़ने या लिखने में व्यक्ति से भाषा में अंतर आता है, जो कभी कभी स्थान भेद से भाषा का रूप निश्चित या मानक नहीं रहता, अथवा अज्ञानता या असावधानी के कारण कुछ व्यक्ति उच्चारण, वर्तनी या अर्थ ग्रहण में गलती कर देते हैं, जिससे भाषा में विकार आ जाते हैं। इन विकारों के कारण विचारों का स्पष्टीकरण बाधित हो जाता है। व्याकरण हमें भाषा के लिखित व मौखिक रूपों का सुचारू अध्ययन करना सिखाता है। इसके माध्यम से हम भाषा को व्यवस्थित रखना, उसका विश्लेषण करना एवं उसका शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। व्याकरण के नियमों से पता चलता है कि वाक्य शुद्ध है अथवा अशुद्ध। अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं व्याकरण के विभाग भी। तो बच्चों, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। आइए एक एक करके इन्हें भी जान ले। सबसे पहले जानेंगे हम वर्ण विचार क्या है। वर्ण विचार व्याकरण के जिस विभाग में वर्णों के उच्चारण, आकार, वर्गीकरण, उनके संयोग आदि के विषय पर विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत आप वर्णों के विषय में विचार करेंगे। दूसरा आता है शब्द विचार। व्याकरण के जिस विभाग में शब्दों के भेद, उत्पत्ति, बनावट, परिवर्तन आदि के विषय पर विचार किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। और तीसरा है वाक्य विचार। बच्चों, व्याकरण के जिस विभाग में वाक्यों की रचना, भेद, विग्रह, विराम चिन्हों आदि के विषय पर विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। तो ये था हमारा व्याकरण। अब हम पढ़ते हैं साहित्य क्या है। तो बच्चों, प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार है जो पीढ़ियों से संचित होता रहा है। यह ज्ञान ही साहित्य है। विज्ञान, नृत्य, मूर्तिकला, कहानी, लघुकथा, चिकित्सा आदि साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अर्थात साहित्य एक ऐसी संचित ज्ञान राशि है जो मनुष्य को जीवन संबंधी सत्यों का ज्ञान कराती है। साहित्य की अनेक परिभाषाएं हैं, लेकिन सामान्यतः साहित्य सुंदर अर्थ वाली वाक्य रचनाएं होती हैं जो मन को आनंदित करती हैं तथा समाज की मंगल कामना करती हैं। साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। साहित्य में समाज एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, यानी कि एक दूसरे के बिना ये पूरे नहीं है। साहित्य की रचना 2 रूपों में की जाती है, पद्य और गद्य। चलिए एक एक करके इन्हें भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम पद्य क्या है। बच्चों, जब कोई साहित्यकार अपनी बात कविता के माध्यम से कहता है तो वह साहित्य पद्य कहलाता है। कविताएं, छंद, गीत, सोरठा आदि पद्य के उदाहरण हैं। जैसे बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये क्या है? पद्य है, कविता।
दूसरा है गद्य। बच्चों, जब कोई साहित्यकार या कहानीकार अपनी बात कविता के माध्यम से ना कहकर व्याख्या के रूप में कहता है तो वह साहित्य गद्य कहलाता है। कहानियां, निबंध, पत्र, संस्मरण, रेखाचित्र, उपन्यास आदि गद्य के उदाहरण हैं। जैसे मूर्तिकला, चित्रकला, काव्य कला। संसार में अनेक कलाएं हैं, सबका अलग अलग माध्यम है। कवि न होकर भी काव्य कला का ज्ञान आपको हो सकता है। तानसेन न होने पर भी संगीत की बारीकी आप समझ सकते हैं, किंतु तैरने की सब टेक्निक जानने के बाद भी यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि आप तैर भी सके हैं कि नहीं। यानी कि इसमें दक्षता होना अनिवार्य है। आइए एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम बोलकर, सुनकर, पढ़कर या लिखकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्ह लिपि कहलाते हैं। किसी सीमित क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जिस शास्त्र के द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं, वर्ण विभाग, शब्द विभाग तथा वाक्य विभाग। इन्हें वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार भी कहते हैं। साहित्य एक ऐसी संचित ज्ञान राशि है जो मनुष्य को जीवन संबंधी सत्यों का ज्ञान कराती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इसका अभ्यास करिए और इसमें दक्ष बन जाइए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।